प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं VSI न्यूज़ गोपालगंज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवेश तिवारी श्रीमुख, जिनकी 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं। आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपना परिचय मैं चाहूँगा कि अपने परिचय में परत के पिछले पन्ने पर जो मेरा परिचय छपा है मैं वही पढ़ दूँ। यहाँ है, बिहार के ठेठ देहात में खड़ा एक साहित्यकार जिसके पास परिचय के नाम पर केवल उसकी कलम है। माटी का लड़का माटी में जीता है, माटी ही लिखता है और उसी माटी में जी मर लेना चाहता है, शेष कुछ नहीं। शिक्षक हूँ, जन्म और कर्म दोनों से विशुद्ध भारतीय। संतुष्ट भी हूँ, क्यों न हो। अपने पीछे देखने पर पीड़ा की एक लंबी श्रृंखला दिखती है। विश्व के असंख्य पीड़ितों से अच्छी दशा में हूँ। युगों से विश्व का कल्याण हो की प्रार्थना करने वाली परंपरा का वर्तमान हूँ मैं सर्वेश हूँ। सर्वेश जी, आपकी दोनों किताबें खूब सफल रही। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये सचमुच मेरे जैसे आदमी के लिए जो सुदूर देहात में रहता है और उस जगह जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ आपने देखा कि नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे जगह से लिखना और फिर मेरी किताबों का सफल होना मेरे लिए बहुत सुखद है। प्रवीण जी, सच कहूँ तो जिन विषयों पर मैंने दोनों किताबें लिखी हैं ना, वो उनको अछूत की तरह छांट दिया जाता रहा है हिंदी साहित्य में। पहली किताब परत लफ्ज़-ए-हाद पर थी और दूसरी किताब पुण्यपथ पाकिस्तानी हिंदुओं की पीड़ा को केंद्र में रख के मैंने लिखने का प्रयास किया है। ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन पर कभी बात नहीं होती। देश का जो बौद्धिक तबका है, जो देश का अगली पंक्ति के लोग हैं, प्रथम पंक्ति के लोग हैं, सब एक षड्यंत्रपूर्ण चुप्पी साधे रहते हैं। इस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता, कोई लिखना नहीं चाहता, कहीं चर्चा नहीं होती है। तो इन विषयों पर बोलना, और मेरे लिए सबसे अधिक सुखद ये है कि लोगों ने सुनी, लोगों ने इन विषयों का समर्थन किया और परत के बहाने ही उस विषय पर चर्चा शुरू हुई, तो ये बहुत सुखद है। मेरे लिए परत की 8000 प्रतियां बिक जाने से ज़्यादा सुखद ये है कि इस बहाने चर्चा शुरू हुई और लोगों ने इस विषय पर खुल के बोलना शुरू किया। तो मैं खुश हूँ कि इन विषयों पर चर्चा शुरू हुई है और यही मेरी सफलता है। लफ्ज़-ए-हाद को केंद्र में रख के लिखा गया था। आपको उस विषय पर लिखना आवश्यक क्यों लगा था? प्रवीण जी, मैं साहित्यकार हूँ और यदि कोई भी व्यक्ति, यदि वो अपने समय के सबसे प्रमुख मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है, नहीं बोलता है, तो वो और कुछ भी हो, साहित्यकार नहीं हो सकता। लड़कियों के साथ होने वाला छल जो है वो हमारे समय की सबसे क्रूर सच्चाई है। आप इसको नकार नहीं सकते। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी आपने कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी जिसमें प्रेम के नाम पर किसी लड़की को छल से फंसाया गया और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया। आप हमेशा अखबारों में देखते रहते हैं किसी नैना मंगलानी को, किसी सारिका जैन को या किसी कविता तिवारी को। आपको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई घटना ऐसी दिख जाती है जब किसी नदी के किनारे कोई सूटकेस में कटी हुई लड़की की लाश मिलती है, या किसी लड़की को लखनऊ में सरकारी तंत्र के सामने आके आग लगा के मर जाना पड़ता है और उनकी बात कोई नहीं सुनता। तो वैसों के लिए कौन बोलेगा? हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि हम ऐसे विषयों पर बात करें, ऐसे विषयों पर लिखें। मैं सिर्फ इसलिए इस विषय को नहीं छोड़ सकता कि हमारा जो हिंदी का लेखक वर्ग है और जो हमारा हिंदी साहित्य का जो पहले से जो स्थापित लोग हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं या इस विषय को अछूत समझा जाता है। सिर्फ ये सोच के हम चुप रह गए तो अपनी दृष्टि में अपना सम्मान नहीं रह पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगा कि मुझे इस पर बोलना चाहिए, मुझे इस पर लिखना चाहिए और मुझे गर्व है कि मैंने इस विषय पर बात की। कुछ लोगों को लगता है, मैंने महसूस किया और बहुतों ने ये कहा भी था कि सर्वेश जानबूझ के विवादित मुद्दा उठा रहे। मैं कहता हूँ, अगर ऐसी जहाँ तीसरे दिन किसी लड़की की लाश मिले और वो
प्रेम के नाम पर, मतलब जो सबसे पवित्र भावना है उसके नाम पर आप छल करें और हत्या करें, और ऐसी हत्याएं रोज हों और हम चुप्पी साधे रहें, ये एक मनुष्य के रूप में हमारी पराजय है अगर हम चुप रह जाते हैं। परत लिखना मेरी जिम्मेवारी थी, एक लेखक के रूप में वो मेरा कर्तव्य बनता था कि हम उस विषय पर लिखें, और मैं खुश हूँ कि मैंने लिखी। यह अक्सर देखा गया है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रवादी स्वर अधिक प्रभावित नहीं रहा है। आप प्रखर राष्ट्रवादी हैं, फिर इस वामपंथ में क्षेत्र में अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये सच है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रवादी स्वर अधिक प्रभावी नहीं रहा है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 1947 तक जाएं, तो आप देखते हैं कि 1947 एक ऐसा वर्ष था जिस समय करोड़ों हत्याएं हुई इस देश में। विभाजन के समय या उससे पहले जो दंगे हुए थे पाकिस्तान बनाए जाने के लिए, जो जिन्ना वगैरह वगैरह ने कराई थी, और जिसमें कम्युनिस्टों का भी स्पष्ट भूमिका रही उनकी बंगाल के दंगों आदि में। तो उसके बाद जो कि नहीं होना चाहिए था, एक अजीब तरह का वैराग्य आया जिसको हमने सेकुलरिज्म माना। वो जो हिंदुओं की चुप्पी थी अपने मुद्दों को लेके, जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं, वो एक अलग तरह का वैराग्य था। इस देश ने 1 करोड़ हत्याएं देखी थी, असंख्य स्त्रियों का रेप देखा था, सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ हिंदुओं के साथ वो घटनाएं जो इस देश में हुई थी। तो वो एक, उसके बाद एक अलग तरह का वैराग्य आया। हम चुप हो गए, हम अपने मुद्दों पर बोलना छोड़ दिए। हम चुप हो, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो एक तरह से चुप्पी साध ली उन लोगों ने, और इन लोगों को मौका मिला उलूल जुलूल तर्क और उलूल जुलूल बातें गढ़ के इन लोगों ने अपनी एक क्या कहें अघोषित सत्ता अपनी बना ली, और ख़ासकर साहित्य को तो हाईजैक कर लिया। लेकिन इसके कई दुष्प्रभाव हुए। पहला तो ये कि मतलब पाठक पूरी तरह से दूर हो गए। आप देखेंगे कि आप भी जब स्कूल में रहे होंगे और आपसे इस समय मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रिय रचनाकार कौन हैं, तो आप उन लोगों का नाम लेते हैं जो 47 या 50 से पहले के हैं। आप प्रेमचंद का नाम लेते हैं, आप जयशंकर प्रसाद आपको पसंद होते हैं। जो ये बीच के ये लोग आए, जो एजेंडावादी लोग थे, इनको न किसी ने पढ़ा और न ही ये उतने प्रभावी रहे। बस एक खेमाबंदी हो गया और सारे एकेडमियों में और ऐसे ऐसे जगहों पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। और कुछ हजार का आंकड़ा है, 5,000 से 10,000 लोग हैं। बीच के दौर में यही लिखते थे, यही पढ़ते थे, यही अवार्ड बांटते थे, यही लेते थे, एक दूसरे की चापलूसी करते थे। और जैसा कि आपने कहा कि वाम वर्चस्व रहा है, और ये वर्चस्व सचमुच था। और ये भी सच है कि इस दौर में जो भी लोग हुए जिन्होंने जेन्युइन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, या जिन्होंने हिंदुओं के मुद्दों पर लिखा, उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया, और दबे भी। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है बदलते हुए, कि जो केवल इसलिए बदल गए, जो इसलिए उनकी भाषा बोलने लगे कि हम अगर उस विचारधारा को एक्सेप्ट कर ले, जो कि मन से वो कर भी नहीं पाते हैं। वो बदलते हैं केवल इसलिए कि हमको स्थान मिल जाएगा, हमको पुरस्कार मिल जाएंगे, हमको उन मठों से स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसा बहुतों ने किया है कि जो थे तो राष्ट्रवादी बदल के कॉमरेड हो गए। वो बदले नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए अपने आप को बदला। ये एक अजीब सा माहौल रहा है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कमजोर स्थिति में हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि पाठक अब इन विषयों पर भी पढ़ना चाहते हैं, इन विषयों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, जिन विषयों पर मैं लिखता रहा हूँ। पुण्यपथ और परत के जो मुद्दे हैं, ये शुरुआत मैंने की है, इस पर आगे बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। लफ्ज़े हाथ की पूरी चर्चा जो है वो परत में समाप्त नहीं हुई है, परत में चर्चा शुरू हुई है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए पुण्यपथ में चर्चा मैंने शुरू कर दी है। 80% मुद्दे छूटे हैं मुझसे, वो कल जब कोई दूसरा लिखेगा तो वो उन पर बात कर पाएगा, और मैं जानता हूं कि ये होगा।
इन विषयों पर कल और किताबें आएंगी और वो मेरी व्यक्तिगत सफलता होगी। तो मैं ये सोच के प्रसन्न हूं कि अगला समय हमारा है, अगला समय राष्ट्रवाद का है। अगले 50 से 100 वर्षों तक यही चलने वाला है हिंदी में। जो पुराने चर्च हैं ना, पुराने साहित्यिक चर्च, वो अब बंद होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो अब बंद होंगे। लेखन क्षेत्र में जो इतने लेखक लोग हैं उनके बीच में आपका नाम एक कट्टर लेखक के तौर पे जाना जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने कल ही कहीं पढ़ा कि सर्वेश नफरत बांटते हैं। किसी ने लिखा था मेरे लिए कि ये नफरत, क्या शब्द था, मैं एग्जैक्ट भूल पा रहा हूँ, नफरती लोग, हाँ ये था मेरे लिए। मुझे प्रवीण जी इन चीज़ों पे हंसी आती है। सच ये है, मुझे या मेरी विचारधारा के लोगों को आप गालियां देके मतलब आप गालियां देके हमें रोक नहीं पाएंगे, हमारा स्वर धीमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना वो सर्वेश नहीं बोल रहे हैं, वो आज का समय सर्वेश से बुलवा रहा है। सर्वेश नहीं बोलते तो कोई और बोलता, कोई प्रवीण बोलता या कोई और बोलता। ऐसा नहीं है कि मैं लिखना छोड़ दूं तो इन मुद्दों पर अब नहीं लिखा जाएगा, लोग लिखेंगे, क्योंकि अब समय इसी का है और समय हमसे करा रहा है। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि हम कुछ नहीं करते हैं, समय हमसे करवा लेता है। और किस बात के लिए मुझे कट्टर कहा जाता है? इसलिए कि मैं परत में कहता हूं कि किसी लड़की के साथ छल नहीं होना चाहिए। मुझे किस लिए कट्टर कहा जाता है? इसलिए कि मैं पुण्यपथ में कहता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले और लगातार अत्याचार झेल रहे हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये कहना कट्टरपन है? तो क्या मुझे सेकुलर होने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा कि मैं रोज नदी के किनारे मिलती लाशों पर चुप्पी साध लूं? अगर मार डाली जा रही बेटियों पर पाकिस्तान से दिल्ली में आके और तिरपाल में रह रहे लोगों पर चुप्पी साधना सेकुलरिज्म है, चुप्पी साध लेना, इन विषयों पर चुप्पी साध लेना सहिष्णुता है, तो मैं थूकता हूं ऐसी सहिष्णुता पर। नहीं हूं मैं सहिष्णु। मतलब हम ऐसे विषयों पर कैसे चुप रह सकते हैं? और मैंने क्या गलत कह दिया? मुझे याद है, मेरा पूरा लेखन पिछले 5 सालों का रहा है। मतलब मैंने इन 5 सालों में किसी भी संप्रदाय की, किसी भी परंपरा पर उंगली नहीं उठाई। मैं कभी किसी दूसरी संप्रदाय की किसी भी परंपरा पर उंगली नहीं उठाता। मैंने किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आप उसके साथ खुश रहिए, पूरी दुनिया खुश रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ आप अहित नहीं कर सकते, आप मेरी बेटियों के साथ छल नहीं कर सकते। ये कट्टरता है? ये कहना कट्टरता है कि किसी शिल्पी के साथ अत्याचार ना हो? ये कहना कट्टरता है कि पाकिस्तान से एक भीकमचंद भाग के आता है भारत में और उसको यहाँ रहने और खाने और अपने आप को एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए? ये कट्टरता है? ये कट्टरता है तो मैं हूँ। मुझे गर्व है अपने कट्टर होने पर और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मुझे कोई शर्म नहीं है इस पर। कहते रहे लोग कट्टर, क्या फर्क पड़ता है? आपकी किताब पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करती है और सीए का समर्थन करती है। हमने पिछले दिनों देखा कि इस कानून के विरुद्ध में देश का एक बौद्धिक खेमा आंदोलनरत था। फिर आप इसको कितना सही मानते, कैसे मानते? इस देश का बौद्धिक खेमा, जिसे आप इस देश का बौद्धिक खेमा कहते हैं ना प्रवीण, वो दरअसल विदेशी उत्कोच पर पलने वाले कुछ धूर्तों की मंडली है। ये धूर्त लोग हैं जिन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया है और रात को 12 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने चले जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की हत्या के कारण पूरे देश को असहिष्णु बता देते हैं और पूरी दुनिया में डंका पीट देते हैं कि भारत में असहिष्णुता फैल गई। लेकिन तीसरे दिन किसी लड़की की लाश मिलती है और ये 1 साल में 100 घटनाएं होती हैं, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये बौद्धिक नहीं है, ये धूर्त हैं। और सीए की बात करूं मैं, प्रवीण आप मुझे बताएंगे कि 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और पाकिस्तान किसके लिए बना था? हिंदुओं के लिए नहीं, पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना था। वो देश बनाया ही गया था मुस्लिमों के लिए। वो इस जिन्ना अपने लिए एक सेकुलर कंट्री नहीं मांग रहा था,
जिन्ना अपने लिए एक मुस्लिम देश मांग रहा था और उसे मिला। इसके लिए उसने करोड़ों हत्याएं कराई भारत में। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, आज़ादी के 1947 से 1-2 साल पहले से किस तरह का कत्लेआम बंगाल में और पाकिस्तान के इलाकों में हुआ था, पढ़ने में रोंगटे कांप जाते हैं। तो पाकिस्तान बना करोड़ों लाशों की नींव पर। जब पाकिस्तान बना मुस्लिमों के लिए, तो फिर अखंड भारत के हिंदुओं का हिस्सा कहाँ बनता है? अखंड भारत के बौद्धों, जैनों, सिखों का हिस्सा कहाँ बनता है? भारत में बनता है ना। जब दूसरा हिस्सा मुस्लिमों का है तो बाकी धर्मावलंबियों का हिस्सा भारत हुआ। तो आज अगर एक पाकिस्तानी हिंदू को भारत में उसका हिस्सा दिया जा रहा है तो इसमें बुरा क्या है? एक बात और बताऊं मैं आपको, 1950 में होता है पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच में एक समझौता, दिल्ली समझौता। 47 से लेके 50 तक, बल्कि 47 से 2-3 साल पहले से ही पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। लगातार उनकी संपत्तियां लूटी जा रही थी, उनके लिए स्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही थी, और ये एक प्रश्न चिन्ह था भारत पर। और वो समझौता इसलिए उसके मूल में ये था कि इन दोनों नेताओं ने, पंडित नेहरू और लियाकत अली ने मिलके ये बातें कहीं, इस बात पर समझौता किया कि हम दोनों देश अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान में भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हुई भी। भारत के कई राष्ट्रपति हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। भारत का अल्पसंख्यक किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है, गया भी है। आप देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति जो हैं उनमें कई नाम हैं जो अल्पसंख्यकों के हैं। सबसे बड़ा नाम रतन टाटा का है, जो सबसे कम संख्या वाले अल्पसंख्यक पारसी हैं। हमने APJ अब्दुल कलाम को जितनी प्रतिष्ठा दी है इस देश के हिंदुओं ने, वो हिंदू नहीं थे, पर जितनी प्रतिष्ठा हम लोगों ने, जितना सम्मान उनको दिया, तो ये प्रूफ करता है ना कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हुई। पर क्या पाकिस्तान में हुई? नहीं। दोष वहां पंडित नेहरू का था। वो कैसे भरोसा कर सकते हैं किसी लियाकत अली के कह देने पर, जो पाकिस्तान बना ही हिंदुओं से घृणा के मूल पर था। पाकिस्तान क्यों बना? हिंदुओं से घृणा के कारण। पाकिस्तान बनाने के लिए करोड़ों हिंदुओं की हत्या की गई, और पंडित नेहरू दिल्ली में बैठ के एक लियाकत अली के कहने से ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के हितों की रक्षा हो जाएगी। किसे मूर्ख बनाया गया भाई? कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि ये होगा, पाकिस्तान में हिंदुओं के हितों की रक्षा हो जाएगी? वो दरअसल दुनिया को दिखाने के लिए, अपने देश को दिखाने के लिए कि देखो भैया, मैंने इससे कसम खिला दी कि अब तू हिंदुओं की रक्षा करेगा, और नेहरू जी चुप हो गए। चल भाई, हमने अपनी ड्यूटी जो है वो निभा ली। पर सच ये है कि 47 से लेके 2021 तक जितने भी हिंदू हैं वो एक तरह से गुलाम की तरह जीवन जी रहे। 1947 में ये देश भले आज़ाद हुआ, पर उसी दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाके में रहने वाले करोड़ों हिंदू गुलाम हुए थे। वो आज तक गुलामी में जी रहे हैं। और प्रवीण बाबू, पाकिस्तान के किसी हिंदू के आंख से अगर एक आंसू निकलता है ना, तो वो आंसू हमारे देश की व्यवस्था के गाल पे थप्पड़ जैसा है, क्योंकि उसका अधिकार भारत में था और 77 सालों में हम दे नहीं पाए। वो कौन धूर्त लोग हैं जो कल CAA का विरोध कर रहे थे? हालांकि CAA से कितनी चीजें बदली हैं ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। वो पूरा नहीं है, वो बस एक छोटा सा प्रयास है। पर उसके भी विरोध में जो लोग बोल रहे थे, वो बताएंगे कि वो मतलब क्या क्या चाहते हैं उन करोड़ों लोगों के लिए जो आज भी पाकिस्तान में सड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में उनकी स्थिति ठीक होती तो क्या लोग पाकिस्तान से भाग के आके दिल्ली में मजनू का टीला जैसे जगहों पर तिरपाल में जीवन जीते? जो व्यक्ति भारत में 10 साल तक तिरपाल में जीता है और तिरपाल में जीने के लिए पाकिस्तान से भाग के आता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो वहां कैसे जी रहा होगा। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जब उस देश में इस तरह जीती है, और वो भी तब जब उसका अधिकार है भारत पर, उसका हिस्सा है भारत में, और आप विरोध करते हो कि उसे नहीं दिया जाना चाहिए। आप मनुष्य हो कि राक्षस हो भाई? आपके अंदर संवेदना उन रोहिंग्याओं के लिए
जग जाती है, जो कहीं से भी अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, जो दूर बर्मा देश के हैं, उनके अपने संप्रदाय के 50 से अधिक देश हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो भारत में भाग के आते हैं और तुम खड़े हो जाते हो कि हम उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाए, उनको सारी सुविधाएं दे दी जाए। और जो लोग पिछले 70 सालों से भारत में अपना हिस्सा ढूंढ रहे हैं, जो कि उनका बनता है, और आप विरोध में खड़े हो जाते हो। कैसे बौद्धिक लोग हैं ये निर्लज्ज बिके हुए धूर्त लोग हैं, जिन्होंने कुछ विदेशी फंड के लिए अपने स्वाभिमान को, अपने धर्म को, अपने आप को, सबको गिरवी रख दिया। जो लोग भी सीएए का विरोध कर रहे हैं, सच ये है कि या तो ये चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, और नहीं तो ये ढोंगी लोग हैं जो 70 साल से अत्याचार सह रहे लोगों को अभी और बहुत दिनों तक अत्याचार सहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जो असहिष्णुता का आरोप हमारे माथे पे मढ़ा जाता है ना, दरअसल ये असहिष्णु लोग हैं जो कुछ लोगों को दुखों से निकलना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और मैं उस बिल के समर्थन में हूँ। वो बिल आज की आवश्यकता थी, और सरकार को धन्यवाद बनता है इसलिए कि उसने एक प्रयास तो किया। मैं नहीं मानता कि सारे पाकिस्तानी हिंदुओं के सारे दुख दूर हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये तो उन लोगों के लिए है जो चंद लोग यहाँ आके पहले से बसे हुए हैं, अभी लाखों लोग उधर सड़ रहे हैं, और उनके लिए प्रयास किया जाना बाकी है अभी। इस सरकार को तो सिर्फ इसलिए धन्यवाद बनता है कि इसने पहल की। चर्चा शुरू हुई है, इस पर बात होनी चाहिए, और उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। एक प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर पवन विजय, और कल हम उनसे बात कर रहे थे, हमारी इसी विषय पर हम लोग बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति पलायन क्यों करता है। आप सोच सकते हैं कि एक परिवार अपनी मिट्टी, अपना देश छोड़ के भारत में आया है पाकिस्तान से, वो उसकी मिट्टी में उसकी मतलब सैकड़ों पुश्तें गली होंगी। अगर एक व्यक्ति सिंध से भाग के भारत में आता है तो वो अपना पूरा इतिहास वहां छोड़ के आता है, यूं ही नहीं आएगा। कष्ट सहने की सीमा पार हो जाती है ना, तब कोई व्यक्ति अपनी मिट्टी छोड़ता है। आपको मनुष्य की तरह उसके लिए सोचना होगा। जिन लोगों को आपने बौद्धिक कहा था, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से, मनुष्य की तरह, जो कि वो है नहीं, उस तरह वो उनके बारे में सोचे, और तब कुछ भी बोले, तब कुछ भी बयान दे। अभी हमारी बात हो रही थी सर्वे जी से, जिनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ इनकी 2 किताबों के लिए। बधाई, और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।